हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि क्लास 10th की रहने वाली है। एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे जो है टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप जो है उनको सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस से हम लोग कवर करेंगे, सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक का बेसिक होगा, है ना, डिफिनीशंस होंगे, रूल्स होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिक अध्याय रहने वाला है, चैप्टर रहने वाला है, वो बेटा है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या रहने वाला है बेटा? वास्तविक संख्याएं। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सभी बच्चे जुड़ेंगे, सभी बच्चे जुड़ेंगे, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बेटा, क्लास में ज्वाइन हो जाइए, सब ज्वाइन हो जाइए। सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन होंगे, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सब लोग ज्वाइन हो जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे रसगुल्लो, है ना। चाशनी से निकल के आ जाओ जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। तो स्टार्ट करें बेटा। सभी बच्चे ज्वाइन होंगे, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ज्वाइन हो जाइए बेटा क्लास में, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्लास में। वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम। जो भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उनको सब वेलकम है बेटा क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। वास्तविक संख्याएं, अगर एक्चुअली हम वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो वास्तविक संख्या होती क्या है, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, कितने भागों में इनको डिवाइड किया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या की बात अगर हम करें तो वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं? रियल नंबर, जो वास्तव में है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे दिया गया हो 0.1, है ना, और √2, 1, 2, 3, या फिर 1/2, 5/7, ऐसे करके कुछ नंबर्स का ग्रुप दिया गया है, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स दिया गया है। तो अब अगर इनमें से हम कैटेगरी करने की बात करें तो हमको क्या मिलता है बेटा? इसमें देखो कुछ नंबर ऐसे हैं जो डेसिमल में दिए गए, जैसे 0.1 है ना, ये डेसिमल नंबर है। तो कि अगर यहाँ पे हम डेसिमल की बात करें तो क्या ये रियल नंबर है? तो कुछ बच्चों का जवाब ये आता है कि सर ये रियल नंबर है या नहीं, इसमें तो डाउट है। तो हम एक चीज ये बता देते हैं बेटा आपको कि जो रूट में लिखे हुए नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर में आते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में आते हैं, ठीक। और जितने भी भिन्न संख्याएं होती हैं, या भिन्न की जगह पे हम इनको कह दें परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं या दशमलव संख्याएं होती हैं या फिर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये सभी बेटा वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे दो वर्ड आपको सुनाई दिए होंगे, आपको जो है समझ में आए होंगे कि हमने बोला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और एक वर्ड बोला पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में भी तो जानना, क्यों, इनके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये पूर्णांक होते क्या हैं, ये वर्ड क्यों यूज किया गया पूर्णांक, है ना। तो इसका बेसिक मैटर ये है यूज करने का कि जो नंबर्स हैं इनको हम किन नामों से जाने, है ना, कैटेगरी करें। जैसे क्लास में क्या होता है, किसी क्लास में बैठे हुए हैं भाई, हम किसी प्रॉपर नाम से अगर किसी बच्चे को बुलाएंगे तो उस नाम वाला बच्चा ही तो निकल के आएगा बाहर, क्यों। अगर हम कह दें बेटा तुम निकल आओ बाहर, तो ऐसे कौन समझेगा किसको बुला रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो नंबर्स दिए गए हैं, जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं में हमको कौन सी प्रॉपर संख्या को पिक करना है, इसके लिए उसकी कैटेगरी दी गई है कि हाँ ये पूर्णांक में आएंगे, ये परिमेय संख्या में आएंगे, ये अपरिमेय संख्या में आएंगे। ठीक है, तो बस इन्हीं को डाटा वाइज ग्रुपिंग कर दी गई है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के पार्ट कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। तो पहला पार्ट बेटा होता है वास्तविक संख्या का, जो कि होता है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है बेटा, कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है बेटा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पे परिमेय संख्या का मतलब होता है जो बेटा p/q के फॉर्मेट में लिखी जा सके। ठीक है, एक भिन्न के जैसे लिखी जा सके। ठीक, तो जो भी संख्याएं भिन्न के जैसे या p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अभी एक कंडीशन और आएगी परिमेय संख्या में, वो क्या होगी, जैसे हम क्या की जाती है, जैसे मान लो एक घर में 2-3 भाई बहन हैं, ठीक है, और पापा मेला टहलाने ले जाएं। ठीक, तो क्या कहेंगे, अगर सबसे छोटा लड़का है या छोटा बच्चा जो है, सबसे छोटा घर का बच्चा, वो अगर खिलौने के लिए जिद कर ले तो क्या किया जाए, और बड़ा लड़का जो हो वो भी जिद कर ले कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, दोनों आपस में लड़ाई करने लगे, तो खिलौना किसको मिले, आपको क्या लगता है, सबसे छोटे वाले को मिलेगा। ठीक, तो वही रीजन यहां पे भी हम लगा सकते हैं कि कंडीशंस हो जाती है कि हाँ छोटा लड़का है, चलो तुम बड़े हो मान जाओ भाई, है ना, कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि छोटा है चलो मान जाओ, ठीक है छोटे को ले देते हैं तुम, है ना, उसी से निपट लेना। तो वही टाइप से हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक, उसी से समझ लीजिए कि इसकी कंडीशंस ये दी जाती हैं कि जो इसका हर है, जो परिमेय संख्या का हर है q, है ना, वो बेटा जीरो नहीं हो सकता है। वो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। मतलब जो छोटा लड़का है वो बिना खिलौने के नहीं रह पाएगा, बड़ा वाला भले मान जाए। ठीक है, यानी जो अंश है इसको बड़ा लड़का मान लो और जो हर है उसको छोटा लड़का मान लो। ठीक, तो छोटे को तो खिलौना चाहिए तो चाहिए, और बिना खिलौने के रह नहीं सकता, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। समझ गए हैं हम लोग। इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि आप लोग पहचानोगे कैसे कि भाई परिमेय संख्या है या नहीं है ना। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरी चीज, एक चीज और भी होती है इसमें, जो p होगा और जो q होगा ये हमेशा बेटा पूर्णांक ही होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और पूर्णांक को हम डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल Z से जो है डिनोट करते हैं, और I से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, Z और कैपिटल I दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि इसमें परिमेय संख्या को पहचानने की हमने बात की, तो बेस ये होता है कि p/q के रूप में लिखे होने चाहिए, और दूसरी बात कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर आ जाते हैं बेटा अगली कंडीशन ना, जब इसको हम इस फॉर्मेट को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तब क्या आता है माइंड में एक डाउट आता है कि सर कुछ एग्जाम्पल भी बता दीजिए, है ना। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम मान लेते 1/2 ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम डायरेक्टली देख के बता देते हैं कि देखो P/Q के फॉर्मेट में भी है ये, ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि 1 और 2 जो होते हैं वो पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक भी है, ठीक है। तो अभी बात आई पूर्णांक शब्द की, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझने से पहले पूर्णांक भी हमको समझना आवश्यक हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए हम पूर्णांक भी पहले समझ लेते हैं, ठीक। तो परिमेय संख्या को यहीं पे होल्ड करते हैं और पूर्णांक को समझते हैं। क्यों समझेंगे, क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या को बनाता है, ठीक है। अगर पूर्णांक नहीं होते तो परिमेय संख्याएं नहीं बनती, ठीक। तो मेन रीजन पूर्णांक को समझने का यह है कि परिमेय संख्याओं का उत्पादन ही उन्हीं से हुआ है, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है भाई। तो पूर्णांक शब्द को सुनकर ही पता चल रहा होगा आपको कि पूर्ण अंक, है ना। पूर्णांक शब्द को सुनकर क्या पता चल रहा है कि पूर्ण अंक यानी ऐसे अंक जो पूर्णतः पूर्ण हो, है ना तो डेसिमल उसमें लगा हो, ना तो रेडिकल साइन यानी रूट लगा हो। तो ऐसी चीजें जहां पे होती हैं तो वो पूर्णांक की कैटेगरी में आ जाती हैं। किस कैटेगरी में आती हैं बेटा, पूर्णांक की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो अभी हम पूर्णांक यहां पे डिस्कस करेंगे। तो पूर्णांक की अगर हम बात करें तो बेटा पूर्णांक आते हैं 3 टाइप से। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट की बात अगर हम करें तो फर्स्ट पूर्णांक का जो टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव पूर्णांक यानी पूर्णांक, ठीक है। कैसे पूर्णांक बेटा, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अभी इतना डिस्कस करने के बाद बेटा क्या है, धनात्मक पूर्णांक के बाद मिडल में आता है बेटा जीरो। क्या आता है, जीरो। इसको हम शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। फिर नेगेटिव पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको हम बेटा धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, गिनती शुरू की जाती है जहां से, वो सारे के सारे नंबर धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। कौन से नंबर धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, तो इसका अगर एग्जाम्पल हम अगर लें तो क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक, और सुबह के टाइम जब आप लोग प्रेजेंट होते हो स्कूल में, क्लास में, तो अटेंडेंस होती है यानी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती है, ठीक है। इसमें सभी बच्चों के नेम बोले जाते हैं, ठीक। फिर टोटल काउंटिंग होती है कि कितने स्टूडेंट टोटल जो हैं वो प्रेजेंट हैं क्लास में। तो उसमें काउंटिंग जो करता है वो स्टार्टिंग कहां से करते हैं, है ना। जो भी बच्चा स्टार्टिंग करता है काउंट के लिए, तो वो कहां से स्टार्ट करता है, किस नंबर से स्टार्ट करता है, किस संख्या से स्टार्ट करता है, वो होती है बेटा 1, ठीक है। तो 1 से लेकर अनंत तक जितने भी नंबर आते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। वो कैसे पूर्णांक कहलाते हैं बेटा, पूर्णांक कहलाते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्णांक तो है लेकिन मिडल में आता है, जो अगर संख्या रेखा पर दर्शाया जाए तो संख्या रेखा पर वो मिडल में आएगा, ठीक। फिर आ जाते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक पे। अभी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो उसमें राइट साइड में जो राइट साइड होगा एक पॉइंट, हम जैसे यहाँ पे ये हमने लाइन ड्रॉ की, इसमें क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, और मिडल में हमने एक जीरो जो है डिनोट कर लिया पहले से। ये संख्या रेखा है, हालांकि ये 9th का टॉपिक है बट समझना जरूरी है,
ठीक है, क्योंकि जब आप लोग √2 √3 यानी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे तो उसमें एक पॉइंट आता है, एक नोट लिखा जाता है, कंडीशन लिखी जाती है जो कि संख्या रेखा से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और संख्या रेखा पे इनको कैसे डिनोट करते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, क्या होती है भाई। तो हम शून्य के बाद यानी 0 के राइट साइड में जब हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोट करने लगते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि हमेशा मिडल में, संख्या रेखा पर एकदम मिडल में 0 को डिनोट किया जाता है, करते हैं ना। हाँ, तो फिर आ जाते हैं बेटा सेकेंड कंडीशन पे, 0 मिडल में होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि जितना हम राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे संख्या रेखा पर, वो निगेटिव की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, जितना ही ज्यादा हम राइट से लेफ्ट की ओर मूव कराएंगे, नकारात्मक संख्याओं की ओर बढ़ते जाएंगे, यानी ऋणात्मक संख्याओं की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इनसे ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में। जब हम संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर आगे की ओर बढ़ते हैं तो कैसे पूर्णांक मिलते हैं। ठीक है, या बाईं ओर मूव करते हैं तो कैसे पूर्णांक आते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, ऐसे ऑप्शन देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो यहां पे डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम बाएं ओर जाएंगे तो कौन से आएंगे नंबर, कौन से पूर्णांक आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं यानी धनात्मक पूर्णांक आते हैं। राइट साइड लेफ्ट साइड आएंगे तो कौन से आते हैं, निगेटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो, बैकवर्ड करो, फिर से रिवाइंड करो इसको। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद हम लोग फिर देखेंगे निगेटिव इंटीजर्स यानी कौन कौन से होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, यानी अनंत तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम आ जाते हैं, अभी हमने यहां पे परिमेय संख्या को होल्ड किया था कि पूर्णांक शब्द आया था, इसलिए है ना, इसीलिए तो होल्ड किया था कि हम पूर्णांक समझ लें क्या होता है, तब हम परिमेय संख्या समझ सकते हैं। तो अभी परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल हम और देते हैं, तो आप लोग उनको वेरीफाई करके, है ना, बताएंगे हमको कि ये अगर जो हमने लिखे हैं क्वेश्चन वो परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? अगर हाँ डिफाइन कर सकते हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हैं क्लास में प्रॉपर तरीके से, वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि जितना हमने बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, समझाया है ना, विद एग्जांपल समझाया है, वो सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम आगे की ओर मूव करेंगे, और नहीं है तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन होते रहें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है बेटा, है ना। क्लास में इतनी एनर्जी के साथ आपको बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ना, बेसिक्स बताते हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहो। ठीक है, तो आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है, चलिए ठीक। फिर अब हम मूव करते हैं। हमने कहा बेटा कुछ क्वेश्चंस हम देंगे आपको, है ना, जो आप लोग बताओगे, वेरीफाई करके हमको बताओगे कि ये पूर्णांक है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया बेटा 5/3,
ये पूर्णांक है या नहीं? अगर है बेटा तो क्यों है, इसका क्या रीजन है? तो इसमें बस यही रीजन है कि जो अंश और हर है वो दोनों के दोनों पूर्णांक हैं बेटा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो हर है इसका इक्वल नहीं है, ठीक है। बट यही तीनों कंडीशंस जिस भी फ्रैक्शन में, जिस भी भिन्न में फॉलो हो रही हैं वो बेटा रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। नो डाउट वो रेशनल नंबर है, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, उसको तुरंत टिक करना कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं बेटा अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी 3 चीजें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे इसमें हमने 3 चीजें बताई है ना, कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक। ऐसा ना हो कि जैसे लिखा हो 1.5/2, तो ये पूर्णांक, ये परिमेय, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये पूर्ण अंक नहीं है, 1.5 लिखा हुआ है, ये पूरा अंक नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर हो गया भाई। और जब डेसिमल नंबर है तो ये परिमेय संख्या कैटेगरी में कैसे आ सकता है ना। तो यही सब रीजंस हैं जिनको हमें वेरीफाई करना है, समझना है और क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक। तो इतना करने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जस्ट परिमेय संख्या का अपोजिट, उल्टा। इसका क्या रीजन है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है भाई अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या में पहली बात तो पूर्णांक होते हैं, ठीक है। वो भी किसका यूज करते हुए? एक साइन आता है, एक सिंबल आता है रूट का, ठीक है। क्या आता है? रूट आता है। इस रूट का यूज करते हुए जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती हैं। बस यही 2 चीजें ध्यान देनी होती हैं इसमें। किसी भी टर्म में अगर रूट यूज किया गया है तो वो अपरिमेय संख्या ही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। तो जहां पे भी जिस भी नंबर में आपको बेटा रूट दिख जाए, अंडर रूट का सिंबल दिख जाए, उसको डायरेक्टली बोल देना कि सर ये तो अपरिमेय संख्या है, बस हो गया काम, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की वहां जरूरत नहीं है कि नहीं सर ये रूट नहीं होगा, ये रूट है पर इसमें जो है ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ सकता है, नहीं आएगा, सीधा सा बता दो नहीं आएगा, काम खत्म, बस, है ना। फिर अगला क्वेश्चन, अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें नंबर्स को लेकर, तो हम क्या करेंगे इसमें? जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे √4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? अभी यहाँ पे √4 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, इसका निर्धारण हम तभी कर सकते हैं जब इसको जो है पूर्णतः सॉल्व करेंगे। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाता है बेटा रूट के अंदर अगर 4 के हम एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, यानी फैक्टर करने पे, गुणनखंड करने पे ये 2 आते हैं, 2 × 2 यानी 2 × 2 आता है। और 2 × 2 अगर रूट के अंदर है, कोई भी नंबर रूट के अंदर ऐसा है जिसके जोड़े बन रहे हैं, गुणनखंड करने पे पेयर्स बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, तो वो ये बाहर आ जाता है। ये पूरा नंबर हो गया, ये तो बेटा हो गया पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक। और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन यही है, जितने भी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक जहां पे भी लिखा हो वहां पे आप सीधे जोड़ सकते हो कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो बस यही है मैथ में कि छाने छाने बदले, ठीक है। मैथ में यही होता है, थोड़ी थोड़ी देर पे चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर,
कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के भी क्या कोई पार्ट होते हैं, अगर होते हैं तो वो क्या है। तो बेटा परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें पूर्णांक और भिन्न संख्याएं आती हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। पहला आता है पूर्णांक, ठीक है, और दूसरा आता है भिन्न। भिन्न और पूर्णांक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि भिन्न जो होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं, बस, है ना। q 0 नहीं होगा, बस। ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना, ये सब तरह से हो सकते हैं, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, तो वो भिन्न होता है। यानी मान लो जैसे ये लिखा है 2/5 यानी 2/5, या फिर लिखा है 2.2/5, ये भी भिन्न है, नो डाउट ये भिन्न है, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है ज्यादा कि p/q के रूप में होनी चाहिए, बस बात खत्म, q 0 ना हो। ये कंडीशन नहीं है कि नहीं ये भी पूर्ण अंक होना चाहिए, ये भी पूर्ण अंक होना चाहिए, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, समझ गए, ठीक है। फिर आते हैं पूर्णांक की बात पे। तो पूर्णांक तो अभी हमने बता ही दिया, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे -1 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या है, पूर्णांक है बेटा, ठीक, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट होता है बेटा पूर्णांक में अगर हम बात करें तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, ये 3 चीजें आती हैं, ठीक, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और डन कीजिए उसको, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम यूज की जाती है, ठीक है, एक थ्योरम यूज की जाती है। वो बेटा क्या है थ्योरम, वो हम देखेंगे। तो बेटा वो थ्योरम क्या है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सी थ्योरम है एक। थ्योरम ये है बेटा कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या है थ्योरम बेटा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जिस विधि से इसको व्यक्त किया जाता है वो आधारभूत प्रमेयिका होती है। क्या होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। क्या है भाई प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय या प्रमेयिका, ठीक है बेटा। क्या होती है आधारभूत प्रमेयिका भाई, को डिस्कस करते हैं। तो इसका मेन यही तथ्य है इस प्रमेयिका का कि कोई भी एक ऐसा नंबर ले लीजिए, कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जो कि पूर्णतया भाज्य हो। क्या हो, इस प्रमेयिका में पहली कंडीशन है कि संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा, भाज्य होनी चाहिए, और इस संख्या के जब हम गुणनखंड करें, ठीक है, क्या करें बेटा, गुणनखंड करें, ठीक है, तो उन गुणनखंडों को हम गुणा के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकते हैं, गुणा के रूप में लिख सकें, ठीक है, वो बेटा अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका कहलाती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो वो क्या है, देखो मान लो बेटा यहां पे हमने ले लिया एक नंबर 28। कौन सा नंबर लिया बेटा, 28। अभी इस 28 को
पहली बात तो ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? भाज्य। ये हमको कैसे पता चला? जो भी संख्याएं 2 से 3 से या किसी नंबर से विभाजित हो जाती हैं पूरी तरह से, ठीक है, भाग करते जाओ और उसका शेषफल 0 हो जाए, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं बेटा? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारी भाज्य संख्या है 28। ठीक है, अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो अभी क्या हमने कहा, कोई एक भाज्य संख्या लीजिए और उसके गुणनखंड करने पर जो संख्याएं आए उनको गुणनफल के रूप में यानी गुणा के रूप में लिखना अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रमेयिका को समझना है तो ये एग्जाम्पल करना पड़ेगा। जैसे हमने 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सती 14 और 7 एकम 7। ठीक है, ये किया। तो अभी जो ये नंबर मिले हमको, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी? अभाज्य संख्याएं। तो इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं वही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका है। ठीक है, वो क्या है बेटा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कहा गुणा के रूप में, तो ये पहली बात तो ये संख्याएं जो हैं ये निकल के आई 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 7, ये 2 2 और 7 जो आई है निकल के इस भाज्य संख्या के गुणनखंड करने पे जो भी हमें छोटे छोटे नंबर्स मिले हैं सिंगल डिजिट वाले, वो सभी नंबर्स को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आधारभूत प्रमेयिका कहलाती है। समझे? है ना? तो देखो बेटा इसमें अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो संख्याएं स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो जो भी नंबर्स जो भी संख्याएं दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती स्वयं के अलावा और 1 के अलावा, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, या डायरेक्टली आप कह दीजिए ऐसे नंबर जो स्वयं से विभाजित हो केवल, बस वो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो इतना करने के बाद हमें ये आधारभूत प्रमेयिका समझ में आ गई कि किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड करने पर हमें अभाज्य संख्या का गुणन मिलता है। ठीक, इतना क्लियर है बेटा? यही प्रमेयिका फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने के लिए काफी है। अगर ये प्रमेयिका समझ गए तो समझ लो एक चैप्टर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं इसी प्रमेयिका पे वेरी करता है। ठीक, तो इस प्रमेयिका को अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे की ओर मूव करेंगे और कुछ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बातें करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा टर्म हमारा आता है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त ये क्या होता है? तो लघुत्तम समापवर्त की अगर हम बात करें तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है किसी संख्या के ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो अद्वितीय हो। क्या हो? अद्वितीय हो, उनके जैसा कोई गुणनफल मिले ही ना उस संख्या का। छोटा सा छोटा नंबर, ऐसा नंबर जो उस संख्या को विभाजित कर सके, पूर्णतया भाग कर सके। ठीक, तो जैसे मान लीजिए लघुत्तम हमें निकालना है, दो संख्याएं दी गई हैं, 28 दिया गया, नहीं 28 दिया गया है और 14 दिया गया है। तो इन दोनों का अगर हमें लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक ही मेथड है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त का वैसे तो 2 मेथड है, एक आपका भाग विधि है और एक आपका जो है एक और विधि है ना। 2 कंडीशन से निकाल सकते हैं। एक में क्या करते हैं हम दोनों नंबर्स का अलग अलग निकालेंगे फिर मैच कराएंगे,
और एक कंडीशन होती है जिसको हम भाग विधि कहते हैं, उसमें हम दोनों का एक साथ निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, लासापा। तो क्या होता है बेटा इसमें, ये हम देखेंगे। अब हम इस नंबर का अगर हम लासा निकालें तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 2 से हम इसको विभाजित करेंगे, है ना। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सती 14, 2 सत 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। हमको मिल गया बेटा नंबर 2 गुणे 2 गुणे 7। ये छोटे से छोटे अभाज्य संख्या है, अभाज्य नंबर है। इनका हम अगर गुणा कराएं तो एक ऐसा संख्या मिलेगा हमको, ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 14 यानी 14 से भी भाग हो जाएगा और 28 से भी भाग हो जाएगा। ठीक, दोनों संख्याओं से भाग हो जाएगा, ऐसा नंबर मिलता है। यानी वह छोटा से छोटा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या मिलती है जो दिए गई संख्याओं को पूर्णतः भाग करती है। ठीक, दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाती है। ये रीजन होता है एलसीएम निकालने का। ठीक है बेटा, ओके प्रतीक बेटा, वेलकम टू प्रतीक बेटा, टीपीएस क्लासेस में आपका वेलकम है। समझ आ रहा है, गुड बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा। ठीक है, आपकी क्लास पर डे यही टाइम रहता है ना। आप पर डे ज्वाइन हो जाइए। अभी स्टार्ट हुई है क्लास, ठीक है, आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप पर डे अगर ज्वाइन होंगे तो बेटा, है ना, टॉपिक वाइज हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको अलग चैनल्स के जैसा भ्रमित नहीं करना है हमें। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को मेंटेन करना है और ऐसे ही समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आप ज्वाइन रहिए, है ना, क्लास को पूरा करिए। अगर समझ में आए तो, है ना, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतनी चीज बेटा समझ गए। तो ये बेटा एलसीएम निकालने का, लासापा निकालने का तरीका होता है। फिर हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 दूना 4 सते 28। देखो एक ऐसा संख्या आया जो 14 यानी 14 से भी भाग हो जाएगा और 28 से भी भाग हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका सबका एलसीएम निकालेंगे तो एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर मिलेगा जो सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बेटा लासापा के बाद। ओके गुड बेटा, यस प्रेजेंट होना है बेटा क्लास में, है ना। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सबको जो है शुभकामनाएं, बढ़िया से तैयारी करिए आप। ठीक है, पर डे क्लास का टाइम यही है। ओके बेटा, 7 PM से। ठीक है, 7 PM से क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं बेटा HCF पे। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा HCF क्या होता है एलसीएम के बाद। HCF को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। जितने भी बच्चे बेटा ज्वाइन हो रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, महत्तम समापवर्त क्या होता है? महत्तम समापवर्त का मतलब होता है वो लीस्ट नंबर यानी बड़े से बड़ा नंबर निकालना जो दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, एलसीएम में क्या था, जो नंबर दिए गए हैं उनसे एलसीएम विभाजित होना चाहिए था, है ना, और इसमें उल्टा हो रहा है। महत्तम समापवर्त में उल्टा होता है, जो नंबर्स दिए गए हों, ठीक है, उनको विभाजित करें। ऐसा छोटा छोटा नंबर निकालो जो दिए गए नंबर है उनको विभाजित कर दे। ठीक है, तो यानी उल्टा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा, मान लीजिए कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं एक HCF निकालने के लिए। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, यहां पे मान लेते हैं ये 16 और 18, ये दोनों नंबर्स दिए गए। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का हम अगर
HCF निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो एक ऐसा छोटा नंबर निकल के आएगा, अभाज्य नंबर निकल के आएगा, जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा, पूरा भाग कर देगा। ठीक है, शेषफल 0 ले आएगा। तो हम करके देखते हैं भाई, इनकी विधि भी दो होती है, HCF निकालने की दो विधियां होती हैं, एक भाग विधि होती है और एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। महत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक बेटा होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी बेटा होती है भाग विधि। कौन सी विधि बेटा? भाग विधि। ठीक है, ये दो विधियां होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड करोगे तो एकदम एलसीएम के जैसे करोगे, फिर बाद में जो है उनके फैक्टर्स को मैच करना पड़ता है। ठीक, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस का होता है ना। फिर भाग विधि की बात करें तो अगर डायरेक्टली, भाग विधि में डायरेक्टली आंसर ही आता है, इसमें ये नहीं कि ये पहले जो है डिवाइड करो फिर कॉमन फैक्टर निकालो, है ना, वो कुछ नहीं करना पड़ता है। भाग विधि में डायरेक्ट निकलता है आंसर। बस इसमें स्टार्टिंग में ध्यान देना होता है, भाग विधि में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ध्यान देना होता है, वो होता है बेटा, वो होता है सबसे छोटा नंबर देखना पड़ता है हमको। जो संख्याएं दी गई हो जिनका HCF निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है, उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 16 है, यानी 16 है। ठीक है, तो ये 16 से हम बड़े वाले नंबर को भाग करेंगे, और भाग भी ऐसा जो डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, और ये तो हमने पहले ही बता रखा है, मैथ्स में, है ना, मैथ्स में रूल और रेलवे का शेड्यूल छाने छाने बदलता है। ठीक है, तो देखते हैं 16 से, यानी 16 से जब 18 को डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पहाड़ा लगेगा इसमें? 16 एकम 16। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे, ठीक है, घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 से 6 घटाओगे 2 बचेगा। अभी जब 2 आया, अब यहां पे जो है मिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, महत्तम समापवर्त में बस यहीं से मिस्ट्री स्टार्ट होती है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां पे क्या कंफ्यूजन आती है कि अभी 2 ये जो शेष फल बचा है इसका क्या करना है? तो शेष फल हो गया, अब ये किससे डिवाइड होगा? नहीं भाई, जो शेषफल आएगा उससे हमको भाजक को फिर से भाग करना पड़ता है ना। तो भाई भाजक को भाग करो फिर से, तो 2 8 16 होता है ना। अब देखो जिस नंबर से पूर्णतया ये भाग हो जाएगा, पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, उस नंबर को कहते हैं HCF। ठीक है, उस नंबर को क्या कहेंगे बेटा? HCF। यानी ये जो 2 निकल के आया है वो क्या है? एक ऐसी संख्या है जो 16 को भी डिवाइड करेगी, पूरा पूरा भाग करेगी, और 18 को भी पूरा पूरा भाग करेगी। ठीक, तो HCF और LCM में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जब छोटे से छोटी संख्या निकालने की बात होगी तो हम वहां पे महत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक, और जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की बात होगी प्रश्न में, क्वेश्चन में, तब हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है उसमें क्या है? उसमें बेटा HCF और LCM अगर दिया गया है किन्हीं संख्याओं का, तो उससे एक तीसरी चीज बनती है। वो क्या है? उसमें क्या क्या चीजें जो है कॉमन होती हैं, क्या क्या चीजों का जो है सीक्वेंस बनता है, ये सभी चीजें देखते हैं। वो बेटा सीक्वेंस क्या होता है HCF और LCM का? मान लीजिए कोई नंबर दिए गए हैं A एंड B, ठीक है, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक, तो इन दोनों नंबर से रिलेटेड क्या क्या हमने आपको बताया? तो हमने बताया अगर कोई 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, तो उनका हम या तो निकालते हैं HCF, ठीक है, या तो निकालते हैं LCM। ठीक है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, LCM का और HCF का,
तो क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको उन दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि इस पॉइंट को और डीपली समझाइए सर। ठीक है, कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, प्रतीक झा, आयुष, आरती, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ओके ओके, चलिए ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं बेटा। जैसे हमने कहा ये 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, इनकी जगह पे हम कोई नंबर्स ही ले लेते हैं, है ना। हमने यहाँ पे चर संख्याएं ली थी, हम अचर संख्याएं ले लेते हैं, सीधे नंबर ही ले लेते हैं, यानी संख्या ही ले लेते हैं। तो देखते हैं भाई, तब तो समझ में आएगा। अभी हमने इसके पहले 16 और 18 इन दोनों संख्याओं का निकाला था HCF, निकाला था। ठीक, तो HCF क्या आया था बेटा, 16 और 18 का, यानी 16 और 18 का HCF क्या आया था, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। HCF बेटा आया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर HCF आया था 2, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्त 2 आया था। ठीक, अभी इसका एलसीएम भी निकाल लो। ठीक है, इसका एलसीएम भी निकालो, 16 और 18 का एलसीएम भी निकालो। तो 2 अठी 16, 2 9 18, 2 चौके 8, 9, 2 दूना 4, 9, 2 एक कम 2, 9, 3 3 9, ठीक है, और 3 एक कम 3, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 3 48, 48 3 144। ठीक है, क्या आया एलसीएम बेटा, 144 आ गया। तो HCF हमारा था 2 और एलसीएम आया 144। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पता चल गई। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे इनको, फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, अगर इक्वल आ गए तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हम कोई 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर हों, उन सबका अगर हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तथा जो नंबर दिए गए उनका आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो हमको एक जैसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं HCF क्या आया बेटा इन नंबर का, यानी 16 और 18 का HCF आया था 2, यानी 2 आया था। LCM कितना आया था बेटा, 144 आया था। ठीक है, फिर नंबर कौन कौन से थे, 16 और 18, ये हमने संख्याएं रख ली। फिर देखते हैं क्या है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 छंग 48, 4, और 8 एकम 8, 6 एकम 6, ये 18 हो गया, 18 के 8 हो गया, 1 एकम 1 प्लस 1 2, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो अभी बेटा क्या हुआ, यहां पे देखो दोनों चीजें इक्वल इक्वल आ गई। ठीक है, जब ये इक्वल आ गई तो प्रूफ हो गया कि कोई भी अगर नंबर दिए गए हैं तो उनका पहले मल्टीप्लाई करा लो, और फिर उनका HCF निकालो और LCM निकालो, उनका मल्टीप्लाई करा लो, तो हमको एक ही जैसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक ही नंबर मिलता है। तो बेटा इतने जो हमने फार्मूले बताए और थ्योरम बताई, ये सभी थ्योरम जो हैं यूज होंगी आपके। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर से रिवाइंड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक, और जो भी डाउट हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, उनका आंसर सोल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, और जितने भी बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को ना जैसे क्लास स्टार्ट हो तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। ठीक है,
तो बेटा इतना समझ में आया। अब हम आप लोगों के लिए बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है उससे रिलेटेड है ना, सभी चीजें इसमें आप लोग ट्राई करके देखोगे और उन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। तो बेटा एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करना है, किन किन नंबर्स का फाइंड करना है? हम दे रहे हैं 26, 36, 144, 28 एंड थर्ड क्वेश्चन है, और फिर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका बेटा HCF फाइंड करना है, यानी महत्तम समापवर्त फाइंड करोगे, ठीक है। 16 एंड 24, 12 एंड 26, ये बेटा क्वेश्चंस हमने दिए जो कि आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में यानी आप कॉपी पे सॉल्व करना, ठीक है। फिर उनको कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर आप लोग ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो आंसर ड्रॉप करोगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में, और जो क्लास का टाइमिंग बेटा रहता है वो शाम के जो है 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 7 बजे क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बेटा आपकी तैयारी को है ना एक राह देने के लिए एक लाइन है कि बिना संघर्ष के जीवन में कुछ पाया नहीं जाता, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ पाया नहीं जाता, और बिना तैयारी के युद्ध में जाया नहीं जाता, बिना तैयारी के युद्ध में जाया नहीं जाता, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयारी में लग जाएं, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है ना। तो आप अपनी तैयारी को है ना ऐसी ही रफ्तार देने के लिए अब टीपीएस क्लासेस से जुड़ें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ठीक है, जिससे हमको भी अच्छा लगे और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश में लगे हम, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं, इनको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 7 बजे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से एकदम विधिवत सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रकार का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी प्रकार का क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा जो कि आपके बोर्ड के पेपर में ना आए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। तो अपनी तैयारी को इतना मेंटेन कर दीजिए कि एग्जाम में जब आप राइट करो क्वेश्चन को, है ना, रीड करो, फिर जब आंसर राइट करो तो पड़ोस में बैठने वाला बच्चा यही कहे कि हमारा क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे रसगुल्लों।